नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पर हमारा प्रश्न है, जिसमें हमें टेबुलर फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उन नंबर्स के आपस के रिलेशन को या लॉजिक को स्टडी करके हमको जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे आने वाला नंबर ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम देखें इस टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है, हमको हमेशा ये देखना होता है कि या तो ये टेबल हॉरिजॉन्टली सॉल्व होगी या फिर वर्टिकली सॉल्व होगी। हम पहले एक बार हॉरिजॉन्टली शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर हम शुरू करें तो हम देखते हैं कि 4 से लेके 6 तक आए हैं, मतलब +2 हुआ है, और उसके बाद 6 से लेके 7 तक आए हैं, मतलब +1 हुआ है। देखते हैं यही पैटर्न दूसरी रो में फॉलो या तीसरी रो में फॉलो हो रहा है क्या। तो 41 to 45 +4 और 45 to 58 +13, मतलब ये पैटर्न कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमें इसे वर्टिकली सॉल्व करना होगा, वर्टिकली हमें इसमें लॉजिक ढूंढना होगा। हम देखते हैं कि वर्टिकली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हम ये मिटा देते हैं, वर्टिकली सॉल्व करने के लिए अच्छा एक चीज़ इसमें हमें और देखनी है कि हमने देखा कि ये जो दो शुरू के दो नंबर हैं 4 और 5, इनकी तुलना में जो तीसरे नंबर के कॉलम में जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि हमें स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लिकेशन से हमारा आंसर मिल जाए। तो अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो 20 आता है, तो ये 20 41 है नहीं। सिमिलरली अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला तो काम कर नहीं रहा है। स्क्वायर करें अगर हम इन दोनों नंबर का, तो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 16 और 25 आता है 41। तो ये वाला लॉजिक यहाँ काम कर रहा है। सिमिलरली अगर हम इसी प्रकार से हम अगर 6 का स्क्वायर करें तो हमारे पास होता है 36 और 3 का स्क्वायर करें तो हमारे पास होता है 9। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास होता है 45। जी हाँ, तो इसमें यही लॉजिक काम कर रहा है। क्या लॉजिक है, पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो नंबर है, मानना वो नंबर x है, तो x का स्क्वायर, इन दोनों का जो एडिशन है वो होता है 58। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस x का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 58। और 58 में से अगर हम x का स्क्वायर इज इक्वल टू 58 माइनस 49, 58 माइनस 49 कितना होता है, ये होता है 9, और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हम जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 3। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो भी फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे ही आधारित है। इसमें हमें जो टेबल दी हुई है उसमें 4 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इसमें देखते हैं हम कौन सा लॉजिक काम करेगा। तो पहले हम हॉरिजॉन्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो यहाँ से 12 से लेके 8 पे आए हैं, मतलब -4 किया हमने, और 8 से लेके 4 पे आए हैं, मतलब यहाँ पे भी -4 किया। देखते हैं लॉजिक सेकेंड रो में भी काम कर रहा है क्या। 8 to 4 इज़ -4, बट 4 to 12 इज़ +8, मतलब यहाँ पे ये लॉजिक तो काम कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोई और दूसरा लॉजिक होगा, हम जब तक इनको मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा लॉजिक कौन सा काम कर सकता है। एक हिंट अगर हम देखें तो इस सवाल में हमको एक हिंट डायरेक्टली देखने को मिल रही है। अगर हम ऊपर की तीनों रो को गौर से देखें
तो हम पाते हैं कि जो एक किसी भी पर्टिकुलर रो में माना हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ा नंबर जैसे कि यहाँ 12 है, तो बाकी के जो दो नंबर है उनको जोड़ने पे 12 आ जाता है। 8 + 4 इज इक्वल टू 12। सिमिलरली अगर इन दोनों को जोड़ दें 8 + 4 तो यहाँ पे भी हमको 12 मिलता है, और यहाँ पे भी 12 है, और इस इधर 4 है और इधर 8 है, जिनका योग 12 होता है। तो ये लॉजिक है कि प्रत्येक रो में जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या बाकी की दो संख्याओं का योग है, बाकी की दो संख्याओं का योग है, इज इक्वल टू शेष संख्याओं का योग। ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। हमने देखा कि 8 + 4 इज इक्वल टू 12, 8 + 4 इज इक्वल टू 12, 8 + 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 100 एक संख्या है और 44 एक संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि 100 यहाँ पे इस रो में सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में भी हम देखें तो एक भी संख्या 100 से बड़ी नहीं है। तो 100 सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है 100, और बाकी की दो संख्याएं कौन सी हो जाती है, एक तो 44 दी हुई है, और मान लेते हैं दूसरी संख्या है x। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 - 44 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 56। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये प्रश्न और हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। टाइम और वर्क से रिलेटेड यह हमारा सवाल है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसमें जो सवाल हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें आंसर के लिए लॉजिक समझेंगे, तो आपको टाइम एंड वर्क का काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है हमसे। ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी यदि अलग अलग काम करें तो ए 9 दिन में काम पूरा करेगा और बी 15 दिन में करेगा। इतना हम नोट कर लेते हैं। ए करता है 15 दिनों में एक कार्य, और बी उसी कार्य ए करता है 9 दिनों में, माफ़ कीजिएगा, ए करता है 9 दिनों में कार्य, और बी उसी कार्य को करने के लिए कितना टाइम लेता है, 15 दिन का, 9 डेज और 15 डेज। उसके बाद आगे हमें बोला गया है यदि वे एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, मतलब कि बारी बारी से कार्य करते हैं मतलब पहले एक व्यक्ति कार्य करता है और फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति कार्य करता है, मतलब कि एक साथ दोनों काम नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यदि ए कार्य की शुरुआत करता है। तो कैसे वो कार्य कर रहे हैं, पहले ए से शुरुआत हो रही है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है हमको कि ए से शुरुआत हो रही है। सो पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर अगले दिन ए काम करता है, फिर उसके अगले दिन बी काम करता है, फिर ए, फिर बी, और ये पैटर्न इस तरीके से चलता जाएगा। तो अब हमको ये पूछा गया है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल में हमें हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि कुल कार्य ज्ञात करना। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हमें जो प्रत्येक व्यक्ति के इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 9 और 45 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 9 और 15 का एलसीएम कितना होता है 45। 45 वर्क यूनिट है हमारे पास, ये यूनिट्स हैं काम की जो 45 हमको कंप्लीट करनी है। तो ए को 45 यूनिट्स काम करने में 9 दिन का टाइम लगता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 45/9 मतलब 5 यूनिट्स, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 45/15 45/15 मतलब 3 यूनिट।
अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि ए और बी अलग अलग दिन कार्य करते हैं और ए शुरू करता है। टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 45 डेज का। तो अगर ए शुरुआत करता है तो ए पहले दिन में कितनी यूनिट काम कर लेगा, हमने यहाँ पे देखा 5 यूनिट्स काम कर लेगा। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए बी, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे। टोटल कार्य जो हमको करवाना है 45 यूनिट्स करवाना है। ए एक दिन में 5 यूनिट्स कार्य करता है, ठीक है। बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो पहले दिन 5 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 3 यूनिट काम हुआ, तो टोटल यहाँ तक 8 यूनिट हो गई थी। इसी प्रकार ए फिर से आ गया नेक्स्ट दिन, तो वो 5 यूनिट कार्य करके चले गया। फिर बी आया चौथे दिन, उसने 3 यूनिट काम कर दिया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 दिनों में कितना कार्य हो रहा है, 2 दिनों में 3 + 5 मतलब 8 यूनिट कार्य हो रहा है पहले 2 दिनों में। फिर अगले 2 दिनों में फिर 8 यूनिट कार्य हुआ। तो ऐसे 2-2 का पेयर बनते जा रहा है। फिर यहाँ पे 5 और 3 के हिसाब से 8 यूनिट कार्य यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हमको टोटल ऐसी कितने यूनिट कार्य करना है, हमको करना है 45 यूनिट्स कार्य। तो 45 है और हर 2 दिन में 8 यूनिट कार्य हो रहा है। तो हमको पहले 45 से के नज़दीक पहुंचने के लिए हमें 8 के ऐसे 5 सेट चाहिए। तो 8 × 5, तो हमारे पास क्या आता है 40 यूनिट्स। ये 40 यूनिट्स कार्य है यहाँ तक। तो ये कितने दिनों में हुआ, 1 यूनिट हो रही है 2 दिनों में, तो ये कितने दिन में हुआ, ये हुआ 8 यूनिट है हमारे पास टोटल, और 1 यूनिट हो रही है 2 दिनों में, तो ये हुआ हमारे पास टोटल 10 दिनों में। 10 दिनों में ये कार्य पूरा होता है। अब 10 दिन में कितना कार्य पूरा हुआ हमारे पास, 40 यूनिट। हमें करना कितना है, 45 यूनिट। तो हम देख रहे हैं कि हर बार बी पे समाप्त हो रहा है। तो 11वें दिन कौन कार्य करने आएगा, 11वें दिन कार्य करने आएगा ए। और ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है, ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। तो इस तरीके से 10 दिन तो ये दोनों मिलके काम करेंगे और 11वें दिन ए को आना पड़ेगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको पसंद आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के बाद 4 अन्य शब्द आते हैं, जिसमें से एक शब्द इसमें से नहीं बनाया जा सकता इसके लेटर्स से। तो हमें ये देखना है कि ये जो बड़ा शब्द है, इसके लेटर्स में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसको सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि इसके जितने भी बड़े शब्द के जितने भी लेटर्स हैं, हम उनको मन ही मन में एक बार ज़ोर से बोल लेते हैं, 2 बार ज़ोर से बोल लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो SENTIMENT, एक बार फिर SENTIMENT। ऑप्शंस पे चलते हैं। तो हमने देखा एस हमने पढ़ा है पहले ऑप्शन में, SENT, ये सभी वर्ड हमने, लेटर्स हमने पढ़े। फिर MENT, ये लेटर्स भी पढ़े। फिर TIME, ये सभी लेटर्स भी पढ़े। चौथे वर्ड में आते हैं NO, ये जो है हमने नहीं पढ़ा है, T भी पढ़ा है, S भी पढ़ा है, बट O इसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 990 रुपये की राशि को A, B और C के बीच 3:4:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो B को मिलेगा। काफ़ी सरल सवाल है दोस्तों। हम ये जानते हैं कि अनुपात के सवाल जब भी इस प्रकार के आते हैं तो हमें
इन्हें ऐसे मानना चाहिए, ए प्लस ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है ये, 3:4:2। ये टोटल कितनी राशि को इस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, 990 रुपये। तो अगर अब हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास आता है 3 और 4 7 और 2 9। तो ये 9 जो है वो बराबर है दिस 9, ये किसके बराबर है, 990 रुपये के बराबर। 9 यूनिट्स बोल देते हैं हम इसको, 9 यूनिट्स। सो एक यूनिट कितने की हो गई, एक यूनिट हो जाएगी, ये 9 इधर इसके बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 990/9। तो एक यूनिट कितने की हो जाएगी, हम इसे डिवाइड कर देते हैं, 9 एकम 9, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और फिर 0। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 110। अब हमसे क्या पूछा है सवाल में, बी को कितना मिलेगा, बी का जो हिस्सा था बीच में था वो 4, तो 4 यूनिट बोलना चाहिए हमको, 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी है, 110। सो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, मतलब 4 गुणित 110, क्या आता है उत्तर, 440। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 440 रुपये। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ये जो श्रृंखला है इसको हमको स्टडी करना है और जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो श्रृंखला में जब भी हम सवाल करते हैं तो हमें ये देखना रहता है कि जो नंबर्स हैं वो किस प्रकार प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है एक के बाद जो अगला नंबर आता है उसमें, तो यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव की ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पे जो ट्रिक काम करेगी वो होगी या तो गुणे की, या भाग की, या वर्ग की, या घन की। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले 9 से 9 हुआ, 9, उसके बाद 18, और उसके बाद 54, और उसके बाद 216। तो एकदम से नंबर बढ़ रहे हैं, 9 के बाद सीधे 18 हुआ, 18 के बाद 54 हुआ, और 54 के बाद 216 हुआ। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक काम करेगी। तो अगर हम देखें तो 9 से अगर 9 तक आए हैं तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको जो पहली संख्या थी उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, 9 गुणा 1, तो हमारे पास 9 आता है। अगर हम फिर जो हमारे पास संख्या आई उसको 2 से गुणा कर दें तो 9 गुना 2 किया तो हमारे पास आया 18। अब 18 से 54 लाने के लिए हमें 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 18 गुणित 3। तो हम देख रहे हैं कि जो भी पिछली संख्या है उसमें हम एक संख्या बढ़ा के गुणा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 18 गुणित 3 किया था तो 54 आया, और यहाँ पे अगर 54 से 216 लाना हो तो 54 गुणित 4, तो ये हो जाता है 216। अब इससे अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस संख्या में हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। 216 गुणित 5, 216 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 216 इंटू 5, तो 6 पंजा 30, हासिल का आया 3, 5 एकम 5 और 3 8, और 5 दूना 10, 1080। आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा दोस्तों। पहले वाली संख्या में 1 का गुणा हुआ तो जो आंसर आया हमारे पास श्रृंखला का अगला नंबर आया, अगले नंबर में हमने फिर 2 से गुणा किया तो फिर तीसरा नंबर आया, तीसरे नंबर की संख्या में हमने 3 से गुणा किया तो चौथे नंबर की संख्या आई, चौथे नंबर की संख्या में हमने 4 से गुणा किया तो पाँचवें नंबर की संख्या आई, और पाँचवें नंबर की संख्या में 5 से गुणा किया तो हमें छठे नंबर की संख्या आंसर नंबर 2 के रूप में प्राप्त हुई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो जैसे कि रिंग और ईयर का आपस में संबंध है, वैसे ही हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो शब्द आएगा वो ज्ञात करना है। तो रिंग और ईयर का क्या संबंध होता है, हम जानते हैं। रिंग मतलब अंगूठी,
और ईयर मतलब कान। तो कान, रिंग, रिंग मतलब अंगूठी, और इसके अलावा रिंग एक ऐसी भी वस्तु होती है जो कान में पहनी जाती है, जिसको हम बोलते हैं ईयर रिंग। ईयर रिंग कान में पहनी जाती है। तो उसी प्रकार रिस्ट मतलब हमारी कलाई में पहने जाने वाली वस्तु कौन सी होगी? तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो पेंडेंट नहीं होगा, चेन नहीं होगी, रिबन नहीं होगी, बैंगल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रिंग, यहाँ पे इस तरीके की रिंग भी होती है जो हम कान में पहनते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प खोजें जो अन्य सभी से भिन्न है। ऑड वन आउट, चूज द ऑड, हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो ये जो चार विकल्प दिए हुए हैं, इसमें जो नंबर्स हैं वो, इनमें से 3 नंबर एक सिमिट्री फॉलो करते हैं, एक लॉजिक फॉलो करते हैं, एक लॉजिक के तहत बनाए गए, लेकिन एक नंबर इनसे अलग है, वो हमको ढूंढना है। तो अगर हम नंबर्स को गौर से देखें तो पहला है हमारे पास 8324, दूसरा है 9344, 7213 और 8729। और गौर से देखें तो हम देखते हैं कि ये जो बीच में यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, ये वाली संख्या जो पहली और चौथी संख्या है उसका गुणनफल है। तो अगर हम 8 गुणित 4 कर दें तो हमारे पास आता है 32, और इसको हमने कैसे लिखा हुआ है? 8 फिर जो रिजल्ट आया उसको लिखा बीच में, और ये दूसरे संख्या को लिखा। अगर इसी प्रकार हम तीसरे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे आता है 7 और यहाँ पे आता है 3, तो ये इसका इन दोनों का गुणा करें तो कितना आता है? 21, जो कि यहाँ बीच में लिखा हुआ है। और चौथी संख्या में भी ये लॉजिक है, 8 गुणित 9 गुणित 8, तो ये आता है बीच में 72। तो इस प्रकार अगर देखें ये वाली जो संख्या है 9 और इधर है 4, मतलब होता है, माफ़ कीजिएगा, इधर होता है 36, 36 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 34 है। तो ये वाला जो दूसरा सवाल है ये हमारा लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है, यह संख्या बाकी अन्य संख्याओं से भिन्न है, क्योंकि बाकी की संख्याओं में पहली और चौथे नंबर की संख्या का गुणा करने पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा था वो बीच में लिखा हुआ है, और इस प्रकार इस संख्या का निर्माण हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में लिखा है, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला। एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, कुछ देर बाद वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा और फिर बाईं ओर मुड़ा, एक बार फिर से वो बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा में है? मतलब ये डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल है। डायरेक्शन से रिलेटेड जब भी सवाल आते हैं तो हमारे लिए जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है डायरेक्शन का डायग्राम बनाना। तो ये डायरेक्शन का डायग्राम इस प्रकार के प्लस साइन से बनता है, हम सभी जानते हैं। इसमें जो ये वाली डायरेक्शन है, जो यह दिशा है, वो होती है नॉर्थ, उसके अपोजिट में हो जाती है साउथ या दक्षिण। जो राइट हैंड साइड पे दिशा होती है वो होती है ईस्ट या पूर्व, और जो लेफ्ट हैंड पे दिशा होती है वो होती है वेस्ट या पश्चिम। अब देखते हैं सवाल में हमें क्या बोला। एक सुबह राजू सूर्य की ओर चलता है। सुबह, सुबह के समय पे सूर्य हमेशा हम सभी जानते हैं कि पूर्व की दिशा में होता है। तो सवाल में ये बात हमें थोड़ी सी ट्रिकी तौर पे बोली गई है। पूर्व दिशा सीधे नहीं बोलते हुए हमें बोला कि सुबह के समय सूर्य की ओर चला। सुबह और सूर्य मतलब ईस्ट दिशा में चला। तो मान लेते हैं कि वो यहाँ पे खड़ा था पहले, और सुबह के समय सूर्य की ओर चला मतलब ईस्ट दिशा में चला, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है, हम सब जानते हैं। तो वो एक निश्चित दूरी उसने तय की ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। जब वो ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ था उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा और फिर कुछ देर चला, तो मान लेते हैं कि वो यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ा, तो अब वो कहाँ पे, इस दिशा में
बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा में है ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो पहले वो यहाँ से सूर्य की दिशा में चला, ये सूर्य की दिशा मतलब ईस्ट, सूर्य की दिशा। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा, मतलब ऐसे मुड़ा, और फिर कुछ देर चला, जब यहाँ पे पहुँचा उसके बाद फिर से वो बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ पे, तो अब वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और हमसे सवाल में पूछा गया है कि वो किस दिशा की ओर है। तो जब वो ऐसे चल रहा था, इस दिशा में चल रहा था, तो हम जानते हैं कि इस तरफ लेफ्ट की साइड जो दिशा आती है वो हमेशा होती है वेस्ट दिशा। वेस्ट मतलब पश्चिम। तो पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये सवाल है जिसमें हमें ब्लैंक स्पेसेस के स्थान पे जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो ज्ञात करने ताकि ये श्रृंखला पूरी हो जाए। तो इस तरीके के सब सवाल जब भी आते हैं तो हमें यहाँ पे दो ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहली ट्रिक उसका पहला हिस्सा है कि हम कुल श्रृंखला में दिए गए लेटर्स को गिने, और दूसरी ट्रिक ये होती है, इसका दूसरा हिस्सा ये होता है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स दिए हुए हैं बिना किसी रिक्त स्थान के उनको ऑब्जर्व करें। तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले इस श्रृंखला के लेटर्स को गिनते हैं। ब्लैंक स्पेस भी हमको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 अल्फ़ाबेट्स की श्रृंखला है। तो इसका कंपोजिशन कैसा हो सकता है? 4 गुणित 6, 6 गुणित 4, 8 गुणित 3, 3 गुणित 8, या फिर ऐसे भी हो सकता है 12 गुणित 2 या 2 गुणित 12। लेकिन श्रृंखला काफ़ी बड़ी या काफ़ी छोटी नहीं होती है, तो इसके होने की इन दोनों के होने की संभावना काफ़ी कम है। इसके 4 या 6 के होने की संभावना या 8 और 3 के होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटर्स पास में दिए हुए हैं बिना किसी ब्लैंक स्पेस के उन पे गौर करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है MRQCT, यहाँ पे दिया हुआ है PDM, यहाँ पे दिया हुआ है TS, और यहाँ पे दिया हुआ है MRQCT। तो MRQCT दो जगह तो दिए ही हुआ है। MRQCT यहाँ पे भी देखेंगे MRQCT। अब इस दोनों जगह पे M के पहले जो आने वाला इस अंक है उसका स्थान ब्लैंक है। तो ये अब हम इन दोनों के अलावा जो दूसरी जगह नंबर पास पास में दिए हुए वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है PDM। M के पहले कौन सा अंक आया है, कौन सा लेटर आया है? D। तो हम दोनों जगह पे D लिख देंगे। यहाँ पे भी हमने D लिख दिया और यहाँ पे भी हमने D लिख दिया। अब फिर देखते हैं हम कि T के बाद S लिखा हुआ है, यहाँ पे T के बाद S लिखा हुआ है, तो T के बाद जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे S आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो M के बाद हमारे पास दोनों जगह RQCT R लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम R लिख देंगे, MRQCT। अब यहाँ पे भी देखिए MRQ, उसके बाद ब्लैंक स्पेस और T दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने दो जगह देख लिया है कि MRQ के बाद C आया है, तो यहाँ पे भी C आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी श्रृंखला कंप्लीट होने की ओर बढ़ रही है। अब अगर हम देखें तो S के बाद हमारे पास P था, तो S के बाद यहाँ पे अगर हम P लिख दें यहाँ पे, और S के बाद यहाँ पे भी अगर हम P लिख दें तो हमारा शायद काम बन सकता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? P D S R C P D। तो
ये देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, PDSRCPD, ऑप्शन नंबर 2 इस श्रृंखला का सही उत्तर होगा। श्रृंखला कितने लेटर्स से मिलके बनी हुई है, तो एस से यहाँ पे शुरू हो रही है और टी पे ख़त्म हो रही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के इसमें 3 पेयर दिए हुए हैं। एस से शुरू हुई है, तीन तीन हिस्से दिए हुए हैं, एस से शुरू हुई है और टी पे ख़त्म हुई है। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।